हेलो फ्रेंड्स, ईवीएस एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें और साथ ही ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं वो आपके पास आसानी से पहुंचती रहे। तो चलिए आज इस सिंधु सरस्वती सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के पार्ट 5 को हम शुरू कर लेते हैं। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बोला है कि हमारे द्वारा जो इतिहास की सीरीज प्रारंभ की गई है वो क्यों की गई है। अगर आपने पिछले लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप उनको देख लें ताकि आपकी एक लिंक बनी रहेगी। आज के इस टॉपिक को अब हम शुरू करते हैं। तो देखिए, इससे पहले हम सिंधु सभ्यता में कुछ स्थलों की चर्चा कर चुके हैं। आज इसमें हम पढ़ने वाले हैं आपके चनूदड़ो के बारे में। तो देखिए, चनूदड़ो देखते हैं। यह सिंधु सभ्यता का औद्योगिक नगर था, ये ध्यान रखना। लेकिन अर्ध औद्योगिक नगर किसे कहा जाता है तो हड़प्पा को कहा जाता है अर्ध औद्योगिक नगर। और जो सिंधु सभ्यता का औद्योगिक नगर है वो कौन सा है? चनूदड़ो है। आगे देखते हैं, पाकिस्तान की सिंध प्रांत में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। कहाँ पर है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। कौन सा? चनूदड़ो। खोज किसने की है? तो खोज की है NG मजूमदार ने। कब खोज की थी? 1931 में खोज की थी। सॉरी, कब खोज की है? 1931 में। किसने की है? NG मजूमदार ने। देखिए, अब याद कैसे रखना है, क्योंकि जो चनूदड़ो है, चनूदड़ो से ऐसी ऐसी चीज़ें मिली हैं जो थोड़ा सा उनको देख कर के हंसी आती है बच्चों के मन में। जैसे लिपस्टिक के प्रमाण मिले हैं यहाँ से। जो इस शब्द को सुन के बच्चे बड़े मतलब अपने आप में अलग ही दिमाग चलाने लगते हैं। तो ऐसे याद रखना कि जो मज़ा आता है ना, कहाँ की चीज़ों को मिलने से आता है तो चनूदड़ो की। तो मज़ा से मजूमदार याद रखिएगा। तो NG मजूमदार ने खोज की है किसकी? चनूदड़ो की। और कब की थी? 1931 में की थी। आगे चलते हैं। आगे है उत्खनन। इसका उत्खनन किसने करवाया है? अर्नेस्ट मैके ने करवाया। कब? 1935 में। आगे है, मैके ने चनूदड़ो को प्राचीन भारत का सैफील्ड कहा है। तो ध्यान रखना, प्राचीन भारत का सैफील्ड किसे कहते हैं? तो चनूदड़ो को कहते हैं। और ये किसने कहा है? तो मैके महोदय ने कहा है। आगे देखते हैं, यहाँ सिर्फ एक ही टीला है, यानी कि यहाँ पर पश्चिमी और पूर्वी टीला नहीं है जिसकी किलेबंदी नहीं की गई है। तो ये विशेष याद रखना, यहाँ सिर्फ एक टीला है और जिसकी भी क्या नहीं की गई है? किलेबंदी नहीं की गई है, नहीं की गई थी। ना ही सुरक्षात्मक दीवार के अवशेष मिले हैं। दुर्ग का अस्तित्व नहीं था। यहाँ से झूकर झाकर संस्कृति के अवशेष मिले। 2022 की असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है, झूकर झाकर संस्कृति के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो चनूदड़ो से मिले हैं। जो किस काल के हैं? उत्तर हड़प्पा संस्कृति के। तो ध्यान रखना, उत्तर हड़प्पा संस्कृति कालीन झूकर झाकर संस्कृति कहाँ से प्राप्त होती है? तो चनूदड़ो से प्राप्त होती है। आगे चलेंगे। आगे है मैको, मैको नहीं है, ये मैके है। मैके को यहाँ से गुड़िया, गुड़िया मतलब मन का निर्माण का कारखाना मिला है। किसको? मैके को यहाँ से गुड़िया यानी कि मन का निर्माण का कारखाना मिला है। वक्राकार ईंटें, एकमात्र स्थल है जहाँ से हमको वक्राकार ईंटें भी मिलती हैं। तो इसको अच्छे से याद रखेंगे। वक्राकार ईंटें कहाँ से मिली हैं? तो चनूदड़ो से मिली हैं। सौंदर्य प्रसाधन यानी कि लिपस्टिक, रंजन शलाका कहते हैं जिसे, काजल यहाँ से मिला है। पाउडर यहाँ से मिला है। शंख सीप आदि कहाँ से मिले हैं? सब चनूदड़ो से प्राप्त हुए हैं। आगे चलते हैं। आगे है भाला फेंकते हुए पुरुष नर्तक की खंडित मूर्ति। भाला फेंकते हुए पुरुष नर्तक की खंडित मूर्ति। एक जार में एक महिला की खोपड़ी, एक जार में एक महिला की खोपड़ी। उसके बाद है मृद गाड़ी का मॉडल यानी कि मिट्टी की गाड़ी का मॉडल। एक मॉडल में गाड़ीवान ने हाथ में चाबुक आदि के प्रमाण कहाँ से मिल रहे हैं? चनूदड़ो से। उसके बाद है अस्थि तथा मोहर मुद्रा बनाने की कार्यशालाएं। अस्थि तथा मुहर या मुद्रा बनाने की कार्यशालाएं भी कहाँ से मिली हैं? चनूदड़ो से प्राप्त हुई। आगे चलते हैं। पत्थर के बटखरे, अलंकृत हाथी के खिलौने,
क्या है? पत्थर के बटकरे, अलंकृत हाथी के खिलौने, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पदचिन्ह। अच्छे से रट लीजिएगा, बार बार पूछा जाता है। बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पदचिन्ह कहाँ से मिले हैं? तो ये हमको प्राप्त हुए हैं कहाँ से? आपके चनूदड़ों से। उसके बाद है स्याही की दवात, इक्का गाड़ी और बैलगाड़ी। स्याही की दवात, इक्का गाड़ी, बैलगाड़ी, ये सब कहाँ से मिले हैं? हमको चनूदड़ों से प्राप्त हुए हैं। आगे चलते हैं। आगे है आपका वनावली। यह हरियाणा के हिसार जिले में रंगोई नदी के शुष्क मार्ग पर स्थित है, जिसकी खोज रविंद्र सिंह बिष्ट ने 1973 में की थी। अच्छे से रट लीजिएगा। वनावली कहाँ है? हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। किस नदी के मार्ग में स्थित है? तो रंगोई नदी के शुष्क मार्ग में स्थित है। खोज कौन कर रहा है? रविंद्र सिंह बिष्ट ने इसकी खोज की है। और कब की थी? 1973 में इसकी खोज की थी। आगे चलेंगे। कालीबंगा की तरह यहाँ से भी प्राक कालीबंगा की तरह यहाँ से भी प्राक विकसित व उत्तर हड़प्पा संस्कृति के अवशेष मिले हैं। यानी कि हड़प्पा संस्कृति से पहले के और हड़प्पा संस्कृति के समय के और हड़प्पा संस्कृति के बाद के अवशेष कहाँ से मिले हैं? एक तो कालीबंगा से मिले हैं और दूसरा स्थल है वनावली। इसका तीसरा चरण बरा संस्कृति का प्रतिनिधित्व करता है, ये ध्यान रखना। वनावली का तीसरा चरण कौन सी संस्कृति? वरा संस्कृति का प्रतिनिधित्व करता है। आगे चलेंगे। आगे है पश्चिमी दुर्ग टीला व निचला नगर अलग अलग न होकर एक ही प्राचीर युक्त घेरे में बनाए गए हैं। कहने का मतलब ये क्या है? पश्चिमी दुर्ग टीला है, दूसरा है नगर टीला। ये अलग अलग न होकर के एक ही प्राचीर युक्त घेरे में बनाए गए हैं, ऐसे। ठीक है। साथ ही दोनों के बीच एक दीवार खड़ी है। ये इतना आपको याद रखना है। आगे है यहाँ का पश्चिमी दुर्ग टीला कैसा है? बेलनाकार है। तो ध्यान रखना, कहाँ का दुर्ग टीला? जो पश्चिमी दुर्ग टीला है वो बेलनाकार है, तो वनावली का है। आगे यहाँ की सड़कें नगर को तारांकित भागों में विभाजित करती हैं। ठीक है। कौन से भागों में विभाजित करती हैं? तो तारांकित भागों में विभाजित करती हैं। कहाँ की सड़कें? तो आपकी वनावली की सड़कें। आगे चलेंगे। आगे है यहाँ विकसित जल निकास प्रणाली का अभाव है। तो अच्छे से आपको याद रखना है, विकसित जल निकास प्रणाली का अभाव कहाँ पर है? तो आपके वनावली में है। हल्का टेराकोटा मॉडल यानी मिट्टी का जो हल है वो कहाँ से बना है? मिला है, जो वनावली से मिला है। मात्र देवी की लघु मूर्तियाँ कहाँ से मिली हैं? वनावली से। तांबे के बाणाकर कहाँ से मिले हैं? वनावली से। तिल व सरसों के ढेर वो भी कहाँ से मिले हैं? वनावली से। जौ के अवशेष ये कहाँ से मिले हैं? वनावली से। आरा युक्त मृण पहिया ये कहाँ से मिला है? वनावली से। पत्थर का वटखरा आदि कहाँ से मिले हैं? ये सब तो आपके ये सब मिले हैं वनावली से। आगे चलते हैं। आगे है अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं। वो भी कहाँ से मिले हैं? अग्निकुंड के साक्ष्य। तो ये देखिए अग्निकुंड के साक्ष्य। अब एक तो आपका अग्निकुंड कहाँ से मिला है? कालीबंगा से मिला है। ठीक है, अग्निकुंड। और दूसरा कहाँ से मिल रहा है? वनावली से मिल रहा है। उसके बाद है इसके साथ अर्धवृत्ताकार संरचनाएं भी मिली हैं, जिन्हें कुछ विद्वान मंदिर मानते। एक बहुकक्षीय मकान से रसोई घर, शौच घर व धावन पात्र यानी कि वॉश बेसिन तथा बहुत सारी मोहरें मिली हैं। यह किसी धनाढ्य व्यापारी का भवन था। आगे चलेंगे। आगे है इसी प्रकार के दूसरे घर से सोना, लाजवर्द, कार्नेलियन, मनके, छोटे वटखरे, सोने की परत चढ़ी कसौटी प्राप्त। यह जौहरी अथवा आभूषण व्यापारी का निवास था।
इन प्राप्तियों के आधार पर बनावली को समृद्ध लोगों का नगर कहा जाता है। तो ध्यान रखना, यानी कि जो पैसे वाला नगर है या समृद्ध लोगों का जो नगर है वो किसको कहा जाता है, बनावली को कहा जाता है। लेकिन वहीं पर दीनहीन या दीनहीन बस्ती या नगर किसे कहते हैं, तो कालीबंगा को कहती हैं। आगे है, यहाँ से सैल खड़ी व पकाई मिट्टी की मोहरें सिर्फ निचले नगर से मिले हैं। सैल खड़ी व पकाई मिट्टी की मोहरें सिर्फ कहाँ से मिली हैं, तो निचले नगर से मिली हैं। आगे है, सोने की शुद्धता को जानने वाला कसौटी पत्थर यहीं से मिला है। यानी कि सोने की शुद्धता ज्ञात करने वाला जो पत्थर था वो कहाँ से मिला है, तो वो मिला है आपकी बनावली से मिला है। आगे चलेंगे, आगे है राखी गढ़ी। देखते हैं राखी गढ़ी हरियाणा के हिसार जिले में प्राचीन सरस्वती नदी के तट पर सूरज भान व रफीक मुगल ने 1969 में इसकी खोज की थी। अभी हमने पढ़ा था बनावली, बनावली भी हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है, जिसकी खोज की थी किसने, रविंद्र सिंह बिष्ट ने। जबकि जो राखी गढ़ी है वो सूरज भान व रफीक मुगल ने 1969 में खोज की थी। याद कैसे रखेंगे, तो राखी भैया जो है ना वो सूरज की तरह चमकदार होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, सूरज के समान चमकदार होनी चाहिए राखी, इसीलिए तो याद रखना किसने की है। और ये जो राखी लेके आया है वो कहाँ से लेकर के आई हैं बहना हमारी, तो ये लेके आई हैं रफीक मुगल की यहाँ से लेके आई हैं। तो आप इस प्रकार याद रख सकती हैं कि जो राखी गढ़ी है उसकी राखी कैसी होनी चाहिए, चमकदार सूरज की तरह होनी चाहिए। तो सूरजभान हो गया, कहाँ से लेकर के आई थी, रफीक मुगल के यहाँ से लेकर के आई थी। तो सूरजभान और रफीक मुगल ने राखी गढ़ी की खोज की है, और कब की थी, 1969 में इसकी खोज की थी। प्रथम उत्खननकर्ता कौन है राखी गढ़ी के, तो अमरेंद्र नाथ, ठीक है, कौन है, अमरेंद्र नाथ हैं, जो अभी दक्कन कॉलेज के कुलपति बसंत सिंधे के नेतृत्व में उत्खनन जारी है। डॉक्टर बसंत सिंधे को राखी गढ़ी मैन कहा जाता है, इसको अच्छे से रट लीजिएगा। राखी गढ़ी मैन किसे कहा जाता है, तो डॉक्टर बसंत सिंधे को राखी गढ़ी मैन कहा जाता है। आगे है, यह भारत में सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन नगर था। दूसरा कौन सा है, धौलावीरा है। अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं। अग्निकुंड देखिए बनावली से भी मिला है, अग्निकुंड राखी गढ़ी से भी मिला है, अग्निकुंड आपका कालीबंगा से भी मिला है, और अग्निकुंड के प्रमाण आपको लोथल से भी मिले। तो 4 नगर हैं। नमस्कार की मुद्रा में योगी की प्रतिमा मिली है, यानी नमस्कार की मुद्रा में योगी की प्रतिमा कहाँ से मिली है, राखी गढ़ी से। यहाँ से स्तंभ यष्टि के प्रमाण मिले हैं। स्तंभ यष्टि के प्रमाण कहाँ से मिले हैं, राखी गढ़ी से प्राप्त हुए हैं। आगे चलते हैं, आगे है, यहाँ से प्राप्त मोहरें लेख विहीन हैं, जबकि मृतभांड भित्तीय अभिलेख युक्त हैं। ध्यान रखना, मृतभांड यानी मिट्टी के बर्तन तो भित्तीय अभिलेख युक्त हैं, जबकि जो मोहरें हैं वो लेख विहीन हैं। 10 कक्षों वाला अंग्रेजी के एल अक्षर की आकार का अन्नागार मिला है, इसको जरूर रट लीजिएगा। 10 कमरों वाला अंग्रेजी के एल अक्षर की आकार वाला अन्नागार कहाँ से मिला है, तो राखी गढ़ी से मिला है। आगे है, यहाँ से मनका या गुड़िया या मड़का बनाने की एक कार्यशाला भी मिली है। रंगरेज का कुंड मिला है। पत्थरों को गर्म करने के लिए अंगीठी भी मिली है। पिट्ठू खेल के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। तो पिट्ठू खेल के प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से मिले हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो राखी गढ़ी से मिले हैं। आगे है आपका, यहाँ हाथी दांत व अस्थि निर्मित वस्तुओं का शिल्प केंद्र था, इसको भी रट लिए। हाथी दांत व अस्थि निर्मित वस्तुओं का शिल्प केंद्र कहाँ था, राखी गढ़ी में। एक कब्रगाह से 8 समाधान मिले हैं। कहाँ से मिले हैं 8 समाधान, राखी गढ़ी से मिले हैं, जिसमें से एक समाधान में लकड़ी का ताबूत भी मिला है। तो जिसमें से एक समाधान है जो लकड़ी का बना था। आगे है आपका धौलावीरा। धौलावीरा, इसका शाब्दिक अर्थ होता है सफेद कुआं। उपनाम क्या है, भविष्यवादी शहर और लेक सिटी भी कहते हैं। स्थानीय लोग इसे कोटड़ा टिब्बा कहते हैं। धौलावीरा को स्थानीय लोग क्या कहते हैं, कोटड़ा टिब्बा कहते हैं, और इसको भविष्यवादी शहर और लेक सिटी के नाम से जाना जाता है। किसको, धौलावीरा को। गुजरात के कच्छ के रण में भचाऊ तहसील में स्थित है। मनहर व मानसहरा नदियों के मध्य खादर द्वीप पर स्थित है।
किस द्वीप पर स्थित है धौलावीरा? खादर द्वीप पर, मनहर और मानसेरा नदियों के बीच में स्थित है। आगे चलेंगे। आगे है खोज। खोज किसने की है? डॉक्टर जगपति जोशी। जगपति जोशी, ध्यान रखना, जग का पति जोशी है, इसने किसकी खोज की है? धौलावीरा की। तो याद रखिएगा डॉक्टर जगपति जोशी ये धौलावीरा की खोज करने वाले हैं 1967 से 68 में। व्यापक उत्खनन किसने किया है? रविंद्र सिंह बिष्ट ने किया है। जो हम पढ़ के आए हैं कि जो आपका बनावली है इसकी खोज किसने की थी? बनावली हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है बनावली, उसकी खोज किसने की थी? रविंद्र सिंह बिष्ट ने की थी। लेकिन यहाँ पर व्यापक उत्खनन कर रहे हैं रविंद्र सिंह बिष्ट, किसका? धौलावीरा का। आगे चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता का भारत में स्थित सबसे प्राचीन व सर्वाधिक सुव्यवस्थित खूबसूरत नगर कौन सा है? धौलावीरा ही है। इसको अच्छे से आप याद रखेंगे। आगे है, यहाँ के स्थापत्य में कच्ची ईंटों के साथ बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया है। यह आयताकार नगर 3 भागों में विभाजित था। ये जरूर रट लीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु सभ्यता का स्थल है और एकमात्र स्थल है जो आयताकार नगर था जो 3 भागों में विभाजित था, तो वो धौलावीरा आंसर लगा के आइए। कौन कौन सी? एक तो दुर्ग, दूसरा है मध्यम नगर, तीसरा है निचला नगर। आगे चलेंगे। आगे है, तीनों की पृथक पृथक किलेबंदी की गई। 3 भागों में विभाजित था और तीनों की ही पृथक पृथक यानी अलग अलग किलेबंदी की गई थी। तदुपरांत संपूर्ण क्षेत्र को घेरते हुए बाहरी दीवार का निर्माण किया गया। तीनों की पहले अलग अलग की गई, जैसे ये दुर्ग है, ये मध्यम नगर है, ये निचला नगर है। अब इनकी क्या कर दी? रक्षा दीवार बना दी। ठीक है भाई, ये तीनों की अलग अलग, और फिर एक अलग से इस दीवार को घेर दिया गया। मतलब कितना सुरक्षित नगर है, कह सकते हैं सबसे सुरक्षित नगर कौन सा है सिंधु सभ्यता का? तो वो धौलावीरा ही है। इतना आपको याद रखना है। आगे है, इसका निर्माण ईंटों व बड़ी चट्टानों से निर्मित स्तंभों से किया गया था, जिसके उत्तरी व दक्षिणी दीवारों के ठीक बीचों बीच मुख्य द्वार था। दुर्ग क्षेत्र एक्रोपोलिस बोलते हैं, जैसे 300 × 300 मीटर का वर्गाकार क्षेत्र था। इसकी चारों दीवारों में प्रवेश द्वार था दुर्ग क्षेत्र में। आगे हैं, इसके पूर्वी प्रवेश द्वार से चूना पत्थर के स्तंभों के आधार तथा पॉलिशदार श्वेत पाषाण स्तंभों के टुकड़े मिले हैं। किससे? पूर्वी प्रवेश द्वार से पॉलिशदार श्वेत पाषाण स्तंभों के अवशेष मिले हैं। उसके बाद भारतीय उपमहाद्वीप में पत्थरों पर पॉलिश किए जाने का प्राचीनतम प्रमाण भी मिला है। कहाँ से? धौलावीरा से। भारतीय उपमहाद्वीप में पत्थरों पर पॉलिश किए जाने का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से मिला है? धौलावीरा से मिला है। आगे है, दुर्ग क्षेत्र के उत्तर द्वार के पास साइन बोर्ड यानी कि एक सूचना पट्ट भी मिला है, जिसे नाम पट्टिका कहते हैं। सूचना पट्ट या नाम पट्टिका या साइन बोर्ड कहाँ से मिला है? तो धौलावीरा से। इसमें लकड़ी के तख्ते पर जिप्सम से लिखा हुआ था। लकड़ी के तख्ते पर किससे लिखा हुआ था? जिप्सम से। और इसमें कितने अक्षर हैं? 10 अक्षर हैं। इसको जरूर रट लीजिएगा। कितने हैं? 10 अक्षर हैं। आकार क्या है? 37 × 25.27 सेंटीमीटर है। आगे है आपका, यहाँ से 4 अक्षरों का बलुआ पत्थर पर लिखित प्राचीनतम अभिलेख भी मिला है। कहाँ से मिला है? 4 अक्षरों का बलुआ पत्थर पर लिखा प्राचीनतम अभिलेख धौलावीरा से। उत्कृष्ट जल प्रबंधन व वाटर हार्वेस्टिंग के प्रमाण मिले हैं, वो भी कहाँ से मिले हैं? आपकी धौलावीरा से मिले हैं। उत्कृष्ट जल प्रबंधन व वाटर हार्वेस्टिंग के प्रमाण। आगे है आपका, मनहर व मंदसार नदियों के संगम पर बांध बनाकर, सोच लीजिए, मनहर व मंदसार नदियों के संगम पर बांध बनाकर जल संग्रह किया जाता था। यहाँ पर वर्षा जल संग्रह के लिए 16 से अधिक जलाशय मिले हैं। एक जलाशय में 31-32 सीढ़ियाँ मिली हैं। यह विश्व का सबसे बड़ा जलाशय अवशेष माना गया है, जो कहाँ से मिला है? आपके धौलावीरा से। पत्थरों को काटकर जलाशय निर्माण का प्राचीनतम साक्ष्य यहीं से मिला है। नहर प्रणाली के साक्ष्य भी यहीं से मिले हैं। कहाँ से? नहर प्रणाली के साक्ष्य हों, ठीक है, जलाशय निर्माण का प्राचीनतम साक्ष्य हो, सब कहाँ से मिला है? धौलावीरा से। आगे है आपका मध्यनगर। ये दुर्ग नगर में थी सारी चीज़ें। मध्यनगर
360 इंटू 256 मीटर में फैला हुआ नगर है। इसमें 4 प्रवेश द्वार थे। विशाल खुला क्षेत्र अर्थात स्टेडियम मिला है। स्टेडियम कहाँ से मिला है? मध्य नगर से मिला है स्टेडियम। सिंधु सभ्यता में जो धोलावीरा है ना, वहाँ से स्टेडियम की प्राप्ति हुई है, लेकिन मध्य नगर से प्राप्त हुई है। इसका उपयोग विशिष्ट समारोहों के लिए किया जाता था। कुरन या जूना कुरन स्टेडियम के प्रमाण मिले हैं। कुरन या जूना कुरन स्टेडियम के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? धोलावीरा से। आगे चलेंगे। आगे है धोलावीरा की सुरक्षा प्राचीर के बाहर अतिरिक्त आवासीय प्रमाण मिले हैं। ध्यान रखना, धोलावीरा की सुरक्षा प्राचीर के बाहर अतिरिक्त आवासीय प्रमाण मिले हैं जो संभवतः इसके उपनगर थे। सर्वाधिक सुरक्षा प्राचीर व प्रवेश द्वार धोलावीरा से ही मिले हैं। सही बात है, सर्वाधिक सुरक्षा दीवार भी कहाँ से मिली हैं? धोलावीरा से। और प्रवेश द्वार भी कहाँ से मिले हैं? धोलावीरा से। आगे है सबसे मोटी सुरक्षा दीवार 13 से 18 मीटर चौड़ी यहीं से मिली है, यानी धोलावीरा से। यह समुद्री तूफान व सुनामी से बचाव हेतु निर्मित की गई थी। भाई समुद्री नगर था, यानी उसके आसपास ही था, तो समुद्री तूफान व सुनामी से बचाव हेतु निर्मित की गई थी। यहाँ की सुरक्षा दीवार में बुर्ज भी मिले हैं, इसको अच्छे से याद रखें। सुनामी के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो धोलावीरा से ही सुनामी के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। आगे चलते हैं। आगे है हड़प्पा सभ्यता के सभी स्थलों के पश्चिमी दुर्ग टीले में प्रशासनिक व धार्मिक कार्य किए जाते थे। अपवाद धोलावीरा। धोलावीरा एकमात्र ऐसा स्थल है जहां पश्चिमी दुर्ग टीले में प्रशासनिक व धार्मिक कार्य नहीं किए जाते थे। वो कौन सा स्थल है? धोलावीरा। लेकिन बाकी सब स्थलों पर किए। धोलावीरा में शासक व अधिकारी वर्ग मध्यम नगर में रहता था। सोचो, दुर्ग में नहीं रहता था, कहाँ पर रहता था? मध्यम नगर में। निचले शहर में कुम्हार, शिल्पकार, मजदूर, खेतीहर आदि रहते थे। आगे है यह सामुद्रिक व्यापार का प्रमुख केंद्र था। कौन सा? धोलावीरा। प्राचीनतम काल का सबसे बड़ा बंदरगाह भी कहाँ से मिला है? धोलावीरा। धोलावीरा के उत्थान एवं पतन के 7 सांस्कृतिक चरण प्राप्त होते हैं। कितने? 7 सांस्कृतिक चरण प्राप्त होते हैं। इसको आप अच्छे से रट लीजिएगा। आगे चलते हैं। आगे है हड़प्पा सभ्यता की पहली खगोलीय पर्यवेक्षणशाला कहाँ से प्राप्त हुई है? तो हड़प्पा सभ्यता की पहली खगोलीय पर्यवेक्षणशाला आपकी धोलावीरा से ही मिली है। आगे देखते हैं। आगे है चूना पत्थर से निर्मित उकड़ू स्थिति में विराजमान पुरुष की मूर्ति कहाँ से मिली है? धोलावीरा। 22 से अधिक मोहरें कहाँ से मिली है? धोलावीरा से। लघु आकार के स्वर्ण मणिके मिले हैं। गिरगिट की प्रतिमा मिली है, कहाँ से? धोलावीरा से। घोड़े की कलाकृतियों के अवशेष मिले हैं। नेवले की पाषाण प्रतिमा मिली है। राजसभा के अवशेष मिले हैं। कांस्य का हत्तेदार दर्पण मिला है। ठीक है, तो ये अच्छे से याद रखना। एक बार और बता रहा हूँ। चूना पत्थर से निर्मित उकड़ू स्थिति में विराजमान पुरुष की मूर्ति, 22 से अधिक मोहरें, लघु आकार के स्वर्ण मणिके, गिरगिट की प्रतिमा, घोड़े की कलाकृतियों के अवशेष, नेवले की पाषाण प्रतिमा, राजसभा के अवशेष, कांस्य का हत्तेदार दर्पण, ये सब कहाँ से मिला है? धोलावीरा से। आगे है सुरक्षा प्राचीर के बाहर कब्रिस्तान के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ से आयताकार कब्र प्राप्त हुए हैं, परंतु अंदर कंकाल के अवशेष नहीं हैं। ध्यान रखना, कंकाल के अवशेष नहीं हैं। आगे है संभवतः है यह मृतकों की स्मृति के रूप में बनाए गए स्मारक थे। अगला स्थल है आपका सुरकोटड़ा। अच्छे से रट लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है सुरकोटड़ा। खोज किसने की है? जगपति जोशी ने। तो देखिए भाई, डॉक्टर जगपति जोशी ने ही धोलावीरा की खोज की है। डॉक्टर जगपति जोशी ही किसकी कर रहे हैं? सुरकोटड़ा की खोज कर रहे हैं 1964 में। आगे है अन्य नगरों के विपरीत यह 2 दुर्गीकृत भागों, गढ़ी व आवास क्षेत्रों में विभाजित था। यह प्राचीर युक्त बस्ती थी। आगे है यहाँ से पत्थर की चिनाई वाले भवनों के साक्ष्य मिले हैं, यानी ईंटों का प्रयोग नहीं किया गया। सुरकोटड़ा में पत्थर की चिनाई वाले भवन मिले। यह हड़प्पा सभ्यता के पतन को दर्शाता है। कौन सा दर्शाता है? सुरकोटड़ा। आगे है
यहाँ के अंतिम स्तर से घोड़े की अस्थियां मिली हैं, इसको जरूर रट लीजिएगा। घोड़े की अस्थियां कहाँ से मिली हैं? तो सुरकोटदा से मिली हैं। अन्य हड़प्पा स्थल से नहीं मिली हैं, इसको अच्छे से याद रखना। घोड़े की जो हड्डी हैं, अस्थि हैं, वो किसी भी सिंधु स्थल से या हड़प्पा स्थल से नहीं मिलती हैं, केवल और केवल सुरकोटदा से प्राप्त होती हैं। पाकिस्तान में स्वात घाटी में गालीगाई, बलूचिस्तान में पिराक तथा महाराष्ट्र में इनाम गांव से घोड़े के साक्ष्य मिले हैं। घोड़े के साक्ष्य और कहाँ से मिले? पाकिस्तान में स्वात घाटी में गालीगाई और बलूचिस्तान में पिराक तथा महाराष्ट्र में इनाम गांव से घोड़े के साक्ष्य मिले हैं। आगे है आपका, यहाँ से विशेष प्रकार की कब्रगाह यानी चार कलश समाधान कहाँ से मिले हैं? तो चार कलश समाधान मिले हैं आपकी सुरकोटदा से। गोफन पत्थर का ठीकरा मिला है, गोफन पत्थर का ठीकरा मिला है जिस पर सैनिक का अंकन है। किस पर? गोफन पर। यह स्थायी सेना के प्रमाण माना जाता है। तराजू का पलड़ा भी सुरकोटदा से मिला है। वह शॉपिंग कॉम्प्लेक्स कहाँ से मिले हैं? सुरकोटदा से। कितनी अच्छी चीज़ है, तीन चीज़ों को अच्छे से रट लीजिएगा। घोड़े के अस्थि अवशेष सुरकोटदा से मिले हैं, तराजू का पलड़ा कहाँ से मिला है? सुरकोटदा से, और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी कहाँ से मिला है? सुरकोटदा से प्राप्त हुआ है। आगे है आपका रोपड़ शहर। रोपड़ पंजाब में सतलज नदी के बाएं तट पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? पंजाब में सतलज नदी के बाएं तट पर। खोज किसने की है? बीबी लाल ने की है। कब की थी? 1950 में। भाई जब बीबी आतंक करती है ना तो हर एक कोई क्या करता है? रोने लग जाता है, ऐसे याद कर लीजिएगा। बीबी जब आतंक के मूड में आ जाती है तो लाल और जितने भी पति और जो घर वाले होते हैं ना, सब रोने लग जाते हैं। तो बीबी कभी भी आतंक में नहीं आनी चाहिए। देखिए भाई, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना उद्देश्य मेरा नहीं है, केवल और केवल मेरा उद्देश्य है कि आपको अच्छे से याद हो जाए चीज़ें, ताकि आपको आपके एग्जाम में फ़ायदा हो जाए। अगर मेरा डाटा पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और साथ ही ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं वो आपके पास आसानी से पहुंचती रहे। तो अच्छे से याद हो गया होगा, रोपड़ बीबी के आतंक से सब कोई रोने लगता है। तो रोपड़ की खोज किसने की है? बीबी लाल ने 1950 में खोज की थी। उत्खनन कार्य 1953 से 55 में किसने कराया है? यज्ञदत्त शर्मा ने कराया है। तो देखो, इसकी उत्खनन को भी याद रखा जा सकता है कि जब यज्ञ करते हैं तो धुआं उड़ता है तो लोगों की आंखों से आंसू आ जाती हैं, यानी कि ऐसा लगता है कि रोने लगती हैं। तो यज्ञदत्त शर्मा ने उत्खनन कार्य किया। भारत की आज़ादी के बाद सर्वप्रथम उत्खनन यहीं पर हुआ था। तो एक पहला स्थल है जहां पर भारत की आज़ादी के बाद सर्वप्रथम उत्खनन किया गया था। आगे है उत्खनन से हड़प्पा से लेकर गुप्त व मध्यकाल तक के 6 सांस्कृतिक चरणों के अवशेष मिले हैं। कहाँ से? रोपड़ से। मानव कब्र के साथ कुत्ते के समाधान के प्रमाण मिले हैं। कहाँ से? आपके रोपड़ से। मानव कब्र के साथ कुत्ते के समाधान के प्रमाण मिले हैं, जो किसी भी अन्य हड़प्पा कालीन स्थल से नहीं मिले हैं। मानव के साथ कुत्ते को दफनाने के प्रमाण। आगे है आपका, इस प्रकार की प्रथा व नव पाषाण काल में बुर्जहोम में प्रचलित थी। कहाँ पर इस प्रकार की प्रथा व नव पाषाण काल में कहाँ पर प्रचलित थी? बुर्जहोम में। लेकिन हड़प्पा कालीन एक ही स्थल है जिसका नाम है क्या? रोपड़। आगे है अल्लाहदीनो। अल्लाहदीनो देख लेते हैं। पाकिस्तान के कराची से 40 किलोमीटर पूर्व में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? 40 किलोमीटर पूर्व में स्थित है। सिंध में स्थित यह एक बंदरगाह नगर है। अलाहादीनो कैसा नगर है? एक बंदरगाह नगर है। सर्वप्रथम उत्खनन किया इसका फेयर सर्विस ने 1982 में किया था। आगे है, भवन कच्ची ईंटों व पत्थर की नींव पर बने थे। कहाँ पर? अलाहादीनो। यहाँ भूजल को द्रव चालित दबाव से ऊपर लाने के लिए कुओं का मुख काफी छोटा रखा गया है। टेराकोटा की बनी खिलौना गाड़ी, टेराकोटा की तिकोना चकती, टेराकोटा का जार, टेराकोटा के जार से सोने, चांदी एवं कांसे के आभूषण मिले हैं। तो सब कहाँ से मिला है? ये आपके अलाहादीनो से मिल रहा है, टेराकोटा से संबंधित सारी चीजें। आगे है, इन आभूषणों में एक लंबी पेटी या हार भी है जिसमें 36 लंबे कार्नेलियन के मनके व बीच में कांसे के मनके लगे हुए। इससे पता चलता है कि अलाहादीनो के निवासी हड़प्पा सभ्यता के अन्य निवासियों की तुलना में समृद्ध थे। लेकिन सबसे समृद्ध नगर आपका एक ही है, वो है बनावली। चांदी का एक बहुधारी हार कहाँ से मिला है? तो अलाहादीनो से ही प्राप्त हुआ है। आगे है,
सोने के आभूषणों की निधि मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। देखिए चांदी का एक बहुधारी हार कहाँ से मिला है, तो ये अलाहादीनों से, लेकिन सोने के आभूषणों की निधि, निधि मतलब कोष भंडार, कहाँ से मिला है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। आगे चलते हैं। आगे है आपका कोट दीजी। तो ये कोट दीजी भी कहाँ पर है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत के खैरपुर में स्थित है कोट दीजी। खोज किसने की है, तो 1935 में धुरैया द्वारा की गई है और उत्खनन कार्य किया गया है फजल अहमद के द्वारा कोट दीजी का। आगे है यहाँ के प्राक हड़प्पा स्तर से किलेबंदी के साक्ष्य मिले हैं, यानी कि जो आपका कोट दीजी है उसकी भी क्या की गई थी, किलेबंदी की गई। यहाँ से विशिष्ट प्रकार के चित्रित मृद भांड, शादी व रंगीन कांस्य चूड़ियाँ व पत्थर की चक्की मिली है, पत्थर की चक्की, शादी व रंगीन कांस्य चूड़ियाँ और विशिष्ट प्रकार की चित्रित मृद भांड, तीनों की तीनों जो अवशेष हैं वो कहाँ से मिले हैं, तो आपके कोट दीजी से प्राप्त हुए हैं। अन्य स्थलों में बात करती हैं, तो अन्य स्थलों में सबसे पहले है भीराना। भीराना कहाँ पर है, ये हरियाणा में स्थित है। जो हकरा संस्कृति व परिपक्व हड़प्पा संस्कृति के अवशेष मिले हैं कहाँ से, भीराना हरियाणा से। यहाँ के एक भवन में 10 कमरे, बरामदा व आंगन था, जिसके फर्श पर राख युक्त टेराकोटा केक मिले हैं। आगे है एक अन्य भवन में 6 कमरे, एक रसोई घर, एक मुख्य आंगन। एक अन्य भवन है जिसमें 6 कमरे, एक रसोई घर, एक मुख्य आंगन, 3 अतिरिक्त आंगन में एक खुला बरामदा स्थित है। मुख्य आंगन में एक गोलाकार तंदूर भी मिला है, कहाँ से, ये वीराना हरियाणा से। आगे है रसोई के सामान्य चूल्हे के पास गौवंश की खोपड़ी, रसोई के सामान्य चूल्हे के पास गौवंश की खोपड़ी व जली हुई हड्डियां मिली हैं, कहाँ से मिली हैं, वीराना हरियाणा। चौसर जैसे वुड गेम की मोहर भी मिली है वीराना से। लाल मृत भांडों पर एक स्त्री का चित्र अंकित है, मोहनजोदड़ो की नर्तकी से इसकी तुलना की गई है। किससे, लाल मृत भांड पर एक स्त्री का चित्र अंकित है, कहाँ पर मिला है ये मृत भांड, तो वीराना में। इसको प्राचीनतम हड़प्पा स्थल माना जाता है, किसको, वीराना हरियाणा को। तो भाई आज का पाठ हमारा यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।